ये 8th क्लास का सोशल स्टडी की बुक है। इसमें से हम आपको चैप्टर नंबर 4 ग्रामीण जीवन एवं समाज हम आपको पढ़ा रहे थे, इसके बारे में आज समझाएंगे। इसको हमने चैप्टर को यहाँ तक पढ़ा दिया था। अब हमें पढ़ाना है वाणिज्यिक फसलों का विकास। वाणिज्यिक जो फसल होती हैं इसमें वाणिज्यिक फसलों का विकास किस प्रकार से हुआ था। वाणिज्यिक फसल उन फसलों को कहते हैं जिनको बेचकर जो है वो नगद पैसा लिया जा सकता है, जिसमें जूट होता है, चाय, कहवा, अफीम, कपास, गन्ना, तिलहन, सिलकोना जैसी फसलें होती हैं। सन 1830 ईस्वी के दशक में कृषि में वाणिज्यीकरण की ओर प्रवर्तन जो है वो देखा गया था। कुछ यूरोपीय निवेशकर्ताओं ने नील, जूट, चाय, कहवा, अफीम, कपास, गन्ना, तिलहन, सिलकोना जैसे वाणिज्य फसलों की खेती करने में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि इन नकदी फसलों से अधिक धन प्राप्त करते थे, क्योंकि इनको बेच करके वे मार्केट में अत्यधिक धन प्राप्त करते थे। इन फसलों की बागानी खेती प्रारंभ हुई। बागानों के मालिक के पास विशाल बागान होते थे। सस्ता श्रम प्रचुर मात्रा में यहाँ उपलब्ध था। उत्पादन की लागत भी बहुत कम थी तथा उपज की प्रति हेक्टेयर प्राप्ति अधिकता लाभदायक थी। इन सब कारणों से बागानी कृषि में बहुत ही अत्यधिक तेज़ी से विकास हुआ, किंतु दूसरी ओर खाद्य फसलों के उत्पादन में गिरावट आ गई। जब ये जो है नकदी फसलों का, जो वाणिज्यिक फसलों का जब विकास हुआ, तो दूसरी ओर जो धान, गेहूं इत्यादि की फसलों में अत्यंत गिरावट देखी गई। इन खाद्यान्नों में बेहद कमी हो गई, जिसका किसानों और समूचे देश पर इसका प्रतिकूल पड़ा। अब है अगला जो है कृषि के वाणिज्यीकरण के क्या कारण थे। इसके कारण इस प्रकार से थे। सबसे पहला कारण था कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हो गई। इंग्लैंड में अत्यधिक जो है औद्योगिक क्रांति हुई। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप इसके उद्योगों के लिए बड़ी मात्रा में अनेक प्रकार के कच्चे मालों की आवश्यकता हुई। इंग्लैंड का वस्त्र उद्योग बहुत ही उन्नत था, जिसके लिए कच्ची रुई, कपास की आवश्यकता होती थी, जो इंग्लैंड में उपलब्ध नहीं था। वह जो है भारत पर निर्भर रहता था। भारत भी अपने वस्त्र उद्योग के लिए विख्यात था। यहाँ प्रचुर मात्रा में कपास उपलब्ध थी, अतः भारतीय किसानों को इंग्लैंड के सूती वस्त्र के कारखानों के लिए कपास की खेती करने के लिए विवश होना पड़ा। दूसरा क्या था, बागानी कृषि। बागानी कृषि में कौन कौन सी कृषि आती हैं, खेती आती हैं, जैसे नील की खेती, गन्ना की खेती, चाय, कहवा, नारियल इत्यादि की खेती के लिए जाना जाता है। और भारत की जलवायु इन फसलों के लिए उपयुक्त भी है। अतः ब्रिटिश लोग भारत में बागानी कृषि की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने बागानों से होने वाले लाभों का भी बहुत ही प्रोत्साहन मिला। अतः उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में बागानी कृषि का विकास किया। गन्ने और तिलहन की खेती भारतीय द्वारा की जाती थी, किंतु अन्य बागानी फसलों पर ब्रिटिश लोगों का एकाधिकार था। अन्य की जो कृषि थी उस पर जो है फसल थी, उस पर जो है वो ब्रिटिश लोगों का एकाधिकार था। एकाधिकार का मतलब होता है वो जो कहते थे, मतलब जिस रेट पे चाहते थे उस रेट पे उसको खरीदते थे। 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोगों ने बिहार और बंगाल में नील की खेती करने वाले को नीलहों के स्वामित्व का अधिकार प्रदान किए। सन 1850 ईस्वी में नील भारत से निर्यात होने वाला एक प्रमुख मद्य बन गया, किंतु 19वीं शताब्दी के अंत में सिंथेटिक रंगों का प्रयोग के कारण इसे उन्नत व्यापार का पतन होने लगा। नील की खेती पर ब्रिटिश लोगों का एकाधिकार था। ब्रिटिश बागानों के मालिक नील की खेती कराने वाले किसानों पर बहुत ही अत्याचार करते थे और तंग में आकर उन्होंने 1859-60 ईस्वी में नील की खेती करने वाले हजारों किसानों ने विद्रोह कर दिया, यानी कि विद्रोह पे उतारू हो गए, क्योंकि ब्रिटिश लोग जो है उनको श्रम के बदले बहुत कम पैसे देते थे और उनका जो है शोषण और अत्याचार भी करते थे, इसलिए उन किसानों ने विद्रोह कर दिया। चाय के उत्पादन में ब्रिटिश लोगों के लिए एक अन्य आकर्षक उद्यम था। लॉर्ड बैटिंग के समय
चाय का उत्पादन में गहरी रुचि ली। उन्होंने जो है चाय के उत्पादन में अत्यधिक गहरी रुचि ली। असम चाय का परंपरागत गृह था। असम कंपनी 1839 ईस्वी में स्थापित हुई। सन 1859 ईस्वी तथा 1865 ईस्वी के मध्य लगभग 20 चाय कंपनियां स्थापित हो गई, क्योंकि विदेशों में चाय की बहुत ज़्यादा डिमांड थी। असम बंगाल रेलवे खुल जाने के बाद जो है चाय के बागानों में तेज़ी से वृद्धि हुई। चटगांव पत्तन चाय के निर्यातक के लिए एक ही विकसित किया गया था। असम के अतिरिक्त दक्षिणी भारत में चाय के बागानों के लिए आदर्श था। दोनों ही प्रदेशों में चाय के उत्पादन में ब्रिटिश लोगों का एकाधिकार था। जूट और बगानी की खेती भी इसी प्रकार से लाभकारी व्यवसाय था। सामान की पैकिंग के लिए जूट की आवश्यकता होती थी। सिनकोना की खेती कुनैन मलेरिया प्रतिरोधक दवा निकालने के लिए की जाती थी। रबड़ और कहवा के उत्पादन दक्षिणी भारत में होता था। अमेरिका गृह युद्ध जो 1861 से लेकर के 1865 तक चला था, इसके दौरान अमेरिका और ब्रिटेन के पास कपास का जो निर्यात है वो बंद कर दिया गया। तब ब्रिटिश लोग भारत में कपास उत्पादन के विकास के लिए उत्सुक हुए। नील का वस्त्र उद्योग के लिए कपड़ा रंगने के लिए होता था। जो नील की खेती कराई जाती थी वो वस्त्रों को जो है कलर करने के लिए उसका बड़ी मात्रा में प्रयोग होता था। चाय और कहवा जो है यूरोप के लोकप्रिय पेय पदार्थ थे, जिसकी डिमांड बहुत अच्छी थी और वह अच्छी मुद्रा में जो है यूरोप में बेची जा सकती थी, इसलिए उसका अत्यधिक जो है उसको उगाया जाता था। ये सभी मध्य भारी लाभ प्राप्त करते थे। इन बागानों पर ब्रिटिश लोगों का स्वामित्व था, जबकि स्थानीय लोग श्रमिकों के तौर पर इसमें काम करते थे। बागानों का विकास में कृषि भी वाणिज्यीकरण में सहायता होती थी। इसमें आगे है कृषि के वाणिज्यीकरण के क्या परिणाम हुए। जब कृषि को जो है कॉमर्शियल कर दिया गया तो उसके क्या परिणाम हुए, उसका वाणिज्यीकरण के क्या परिणाम हुए। पहला ये परिणाम हुआ, ग्रामीण अर्थव्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, क्योंकि जो खाद्यान्न की फसल थी वे कम पैदा होने लगी और जो है अंग्रेज भी जो है वो ब्रिटिश के लोग जो है वो किसानों का शोषण करने लगे, उन पर अत्याचार करने लगे। कृषि का वाणिज्यीकरण ग्रामीण व्यवस्था के लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध हुआ। इसके पूर्व भारतीय गाँव जो है आत्मनिर्भर इकाई थे। किसान अपनी तथा गांव वालों की आवश्यकता के लिए पर्याप्त खाद्यान्न और अन्य फसलें उगाता था, मतलब साग सब्जी और जो है खाद्य की फसलें उगाता था। गेहूँ, धान, तिलहन, ठीक है, दाल वगैरह ये सब उगाता था। जब खाद्यान्नों की खेती के साथ स्थान पर नकदी फसलें और वाणिज्य के उपजें उगाई जाने लगी तो इसकी अनुपस्थिति में जमींदारों को तो लाभ बहुत ही पहुंचा, लेकिन किसानों और अन्य गांव के लोगों के लिए खाद्यान्न की कमी उत्पन्न हो गई। दूसरा है कष्टकारों की निर्धनता। कष्टकार किसान को विवश किया। किसानों तथा कष्टकारों को जो है विवश किया गया कि वे जमींदारी की इच्छा अनुसार फसल उगाएं। कष्टकारों ने प्राय महाजनों से धन उधार लेते थे, जिसके वे ऋण के तले जो है वो हमेशा दबे रहते थे। परिणामस्वरूप निर्धन किसान और भी निर्धन होते रह गए और धनी किसान जो जमींदार थे वो अत्यधिक धन कमाते रह गए और धनी बन गए। अब इन सभी चीज़ों के कारण जो है वो कृषकों की दुर्दशा हो गई। अब उसमें दुर्दशा कैसी हुई, सामान्य कृषकों की क्या दुर्दशा हुई। भूमि स्वराज में की कोई भी व्यवस्था हो, किसानों की दशा जो है शोचनीय ही रही। भूमि की लगान दरें, मतलब उसकी टैक्स जो है की दर जो है बहुत ऊंची हो गई। एक अनुमान के अनुसार किसान के पास उगाई जाने वाली फसल का मात्र 40% ही बचता था, यानी कि अगर वह जो भी फसल उगाता था उसका 60% जो है अन्य खर्चों और टैक्स में वो पे कर देता था और मात्र 40% उसको बचता था, जबकि 45% सरकार को और 15% जमींदार व बिचौलियों को चला जाता था। जब कभी किसान अपना राजस्व अदा करने के लिए असमर्थ होता था तो उसकी भूमि को नीलाम कर दी जाती थी, यानी कि उसको बेच दिया जाता था और इस प्रकार से उसको भूमिहीन कर दिया जाता था, यानी कि भूमि से वंचित कर दिया जाता था। यदि वह अपनी भूमि को नीलाम होने से बचाने का प्रयास करता था तो उसे महाजनों को भारी ब्याज दरों से कर्ज लेना पड़ता था और इसके अतिरिक्त सरकार ने भूमि सुधार या किसानों की दुर्दशा सुधारने के लिए कोई भी अन्य प्रयास नहीं किया और बार बार पड़ने वाले सूखे और अकालों ने भी किसानों की जो दुर्दशा में वृद्धि कर दी।
अब नील की खेती करने वाले किसानों की किस प्रकार से दुर्दशा हुई। नील एक वाणिज्यिक उपज था जिसकी खेती के से बागान मालिकों को तो पर्याप्त लाभ होता था, लेकिन वह भारत से निर्यात करने वाली वस्तुओं का एक प्रमुख मद भी था, जिसका उपयोग ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योगों को कपड़ा रंगने के लिए किया जाता था। जैसे जैसे नील का व्यापार उन्नत होता गया, ब्रिटिश जो उद्यमकर्ता थे वे नील के बागानों में रुचि लेना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था, लेकिन ऐसे व्यापारियों को नीलेहे कहा जाता था। ये बागान मालिक नील की खेती करने वाले किसानों पर को अनुबंध करते थे, उन पर प्रतिबंध भी लगा देते थे। कागजों पर लिखे हुए ये अनुबंध सरल दिखते थे, किंतु किसानों के लिए बहुत ही अत्यधिक घातक सिद्ध होते थे। उनको उनकी मेहनत के अनुरूप धन नहीं दिया जाता था, मेहनताना नहीं दिया जाता, और उन पर जो है अत्यधिक अत्याचार भी किया जाता था। अब किसानों ने विवश होकर के जो है वो कृषकों ने विद्रोह भी करना स्टार्ट कर दिया। अब सामान्य कृषकों ने जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाए गए विविध जो टैक्स थे वो कानूनों से किसानों पर प्रभाव जो है पूरा बुरा प्रभाव पड़ने लगा। उनकी ज़मीनें छीन गई, इसलिए उन्होंने जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ़ जो है वो विद्रोह कर दिया। नील के किसान जो है एक बड़ा आंदोलनकारी नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा किया गया, जिसने समस्त बंगाल को 1859 से 60 ईस्वी तक के दौरान घेर लिया। नील की खेती पर यूरोपीय बागान मालिकों का एकाधिकार था। यूरोपीय बागान मालिक बागान किसानों को नील की खेती करने के लिए विवश करते थे और उन्हें बुरी तरह से वो सताते भी थे और उन्हें कम मेहनताना भी मिलता था और उन पर अत्यधिक अत्याचार किया जाता था। उनके साथ मारपीट करके उनको बंधक बना लिया जाता था। 1860 ईस्वी में प्रकाशित दीनबंधु मित्रा के बंगाली नाटक नील दर्पण में इन अत्याचार को जो है वो विस्तार पूर्वक से इसका वर्णन किया गया है। जेम्स लेंग नामक एक पादरी ने भी बंगाली भाषा में एक पर्चे पर प्रचार करवाया, जिसमें नील के बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन किया है, जिसमें वे किसानों की मांगों का समर्थन किया गया है। नील के किसानों का आक्रोश 1559 में फूट निकला। हजारों लाखों किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया और बागान मालिकों की बर्बरता और सशस्त्र हिंसा का भी प्रतिरोध किया। ये विद्रोहकर्ता लाठी, डंडे, तलवार, तीर कमान आदि शस्त्रों से लैस होकर के बस्तियों की रक्षा करने लगे। पावना में लगभग 2000 किसानों ने सैनिकों ने एक ब्रिटिश मजिस्ट्रेट को घेर करके उनके घोड़े को घायल कर दिया, किंतु जो है छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके उनके विद्रोह जो है अहिंसापूर्ण होने लगे। ठीक है, सरकार को भी नील आयोग की नियुक्ति करनी पड़ी। इस आयोग को 1862 ईस्वी में कानून बना करके किसानों के कष्ट दूर करने के लिए चेष्टा की गई। नील बागान मालिक तब बंगाल से बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थानांतरित हो गए थे। बिहार के नील किसानों ने 1866 से 68 ईस्वी तक दरभंगा और चंपारण में बड़े पैमाने पर विद्रोह किया। इसी प्रकार का बंगाल में जेशोर में भी किसानों ने 1883 से लेकर के 1879-90 में भी विद्रोह किया। नील संकट 20वीं शताब्दी में प्रारंभ में तब तक जारी रहा जब तक महात्मा गांधी ने नील के किसानों के पक्ष में हस्तक्षेप नहीं किया। अब इसी प्रकार से जो है पूर्वी बंगाल में भी किसान जो है वो वहाँ असंतोष की लहर दौड़ पड़ी। बंगाल में शक्तिशाली जमींदार अपने काश्तकारों का दमन करने के लिए कुख्यात थे। वे विविध प्रकार से काश्तकारों का दमन करते थे, जैसे भूमि में दखल करना, तंग करना, फसल सहित संपत्ति को जो है अवैध रूप से छीन लेना, ब्याज की दर को बढ़ा देना, बड़े पैमाने पर शक्ति का प्रयोग करके लगान को बढ़ा देना, टैक्स को बढ़ा देना, किसानों द्वारा संपत्ति के उपभोग के अधिकार को प्राप्त करने से रोकना। बंगाल में किसानों के प्रतिरोध की परंपरा बहुत ही पुरानी है। जब 1782 में उत्तरी बंगाल के किसानों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्वराज निर्माता देवी सिंह के विरुद्ध विद्रोह किया, सन 1872 से 1876 ईस्वी के मध्य में उन्होंने पूर्वी बंगाल के अनेक भागों में लगान नहीं दिया और उन्होंने यूनियन भी बनाई।
कई किसान थे जिन्होंने लगान देने से, टैक्स देने से मना कर दिया, अपनी कई यूनियन का गठन किया और जमींदारों और उसके एजेंटों पर आक्रमण किया, और इस प्रकार से किसानों का जो है वो किसानों ने अत्यधिक विरोध किया। इसी प्रकार से जो है पंजाब में भी कृषक आंदोलन हुआ। पंजाब में कृषक आंदोलन किस प्रकार से हुआ? पंजाब में किसानों ने ऋण वापस ना करने की स्थिति में नगरीय महाजनों ने उनकी भूमि को हड़पने की जो है एक नई योजना बनाई और उनको धमकी दी तथा संघर्ष भी करवाया। सरकार उस राज्य में कोई भी विद्रोह नहीं चाहती थी, क्योंकि उस राज्य में बड़ी संख्या में भारत में ब्रिटिश सेना के लिए एक सैनिक आते थे। पंजाब के किसानों की सुरक्षा के प्रयोग के तौर पर 19वीं ईस्वी में पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम पारित किया गया, जिसमें से किसानों को थोड़ी सी राहत मिली, लेकिन फिर भी उनकी दुर्दशा जो है होती रही। और इस प्रकार से जो है ये वाणिज्य कृषि ने किसानों की दुर्दशा की, और किसानों ने अपने हक के लिए जो है जगह जगह के तरह तरह के जो किसान थे, चाहे वो बंगाल के हों या फिर बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के हों या पंजाब के हों, इन्होंने अपने अपने जो है लेवल पर जो है विद्रोह किया, और वहाँ पर जो है सरकार ने इनके पक्ष में कुछ सुधार किया, लेकिन फिर भी जो है इसमें गवर्नमेंट को ही फ़ायदा होता था। तो इस प्रकार से आपका चौथा जो है वो चैप्टर समाप्त हो जाता है। अब इसमें जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो आगे करवाया जाएगा।